हे गाइस, इट्स रियांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में यार हम लोग बात करने वाले हैं मैड्रिड डर्बी के बारे में। भाई मैं तो भाई देखो बहुत खुश हूं कि मेरी टीम 20 पैरों में आ गई। मतलब देखो कोर्तुआ के पैरों को तो कुछ करने नहीं वाला था। वो जो बाहर जो 10 प्लेयर आउटफील्ड प्लेयर खेल रहे थे ना, वो दोनों टांगों पे आ गए अपने आप। उससे ज्यादा सेक्सी चीज और इस समय कुछ है नहीं। अब देखो यार, ये जो मैड्रिड डर्बी था ना, ये अपने आप में काफी ज्यादा ट्रिकी था। मतलब कॉम्प्लिकेटेड था उसकी स्टोरी लाइन की वजह से, रिजल्ट की वजह से तो नहीं था। सबको पता था कि मैड्रिड चूत देगी रियल मैड्रिड। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रेडिक्शंस थी, यहाँ पर जिस तरीके से आगे चीजें होने वाली ना, उसकी वजह से इसके काफी ज्यादा हाइप था। अब सबसे पहले अगर हम स्टोरी लाइन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर काफी सारी चीजें मैच से पहले बोली जा रही थी। और मैं खुद बता रहा था, क्योंकि व्यूज तो मैं भी ले रहा था ना, तो मैंने तुमको खुद भी बताया था यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम पे रियल मैड्रिड कुछ खास अच्छा उखाड़ा नहीं है। सिर्फ एक विक्ट्री आई है 6 मैचेस में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी वर्सेस डिएगो सिमियोनी की भी बात करें ना, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हेड टू हेड में कार्लो एंसेलोटी का थोड़ा जो पलड़ा है ना, वो फीका ही है। और यहाँ पर मैड्रिड डर्बी में करीम बेंजेमा वो इस समय अवेलेबल नहीं है जब सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो काफी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी हरमोसो को बाहर बिठाया गया, करास्को को अंदर लेके आया गया, एंटोइन ग्रीजमैन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ के उसको वापस से 60 मिनट की जगह नहीं स्टार्टिंग लाइनअप में घुसेड़ा गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड को इस गेम की इंटेंसिटी का पता है, इस गेम के इंपॉर्टेंस का पता है, और यहां पर वो कोई बकचोदी नहीं करना चाहते बल्कि फुल फ्लेज अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहते हैं। क्या उन्होंने अटैकिंग फुटबॉल खेला? तो मतलब यार ये उतना ही अच्छा है और ये उतना ही सच है जितना ये सच है कि ढिंचाक पूजा ने इंडियन आइडल जीता है। खैर, कोई इंडियन आइडल देखता है? ओ, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक। तो अब यहां पर सबसे पहले हम लाइनअप की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं तुमको एथलेटिको मैड्रिड की लाइनअप को बताया, दैट वाज सीरियस एएफ। अब अगर रियल मैड्रिड की लाइनअप की बात करें तो काफी लोग रूडिगर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफी लोग ईडन हज़ार्ड, मार्को असेंसियो, ऐसा कुछ वेरिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, मेरे को लग रहा था कि रूडिगर का सीन हो सकता है, लेकिन तुमको पता है कार्लो एंसेलोटी जो ट्रस्टेड 11 होते हैं, चाहे हम बात करें पिछले सीजन बेंजेमा की, जब पीएसजी के पहले फर्स्ट लेग में, उससे पहले यहाँ पर करीम बेंजेमा को थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही वो फिट हुआ उसको उसने स्टार्टिंग 11 में लाया। काफी ज्यादा बज़ होता है कि वो 100% फिट है, 100% फिट नहीं है। और यहाँ पर भी ईडर मिलिटाओ के साथ भी यही था। अब मेरे को पता तो ये था कि देखो फर्डिन मेंडी खेल सकता है, क्योंकि फर्डिन मेंडी को रिसेंट मैचेस में उसको रेस्ट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मेरे को रिगार्डेड ऑफ द फैक्ट, हमने थोड़ा सा रूडिगर वाला कैमियो भी देख लिया और हमने बिना रूडिगर वाला ईडर मिलिटाओ के साथ भी गेम को देख लिया। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ईडर मिलिटाओ बहुत सही परफॉर्म किया। ईडर मिलिटाओ की काफी ज्यादा क्लचिंग टैकल आए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस मैच में। दूसरी चीज ये थी कि देखो, अगर आगे की बात करें, जीत रहे ना हम, जीत रहे हैं, और कार्लो एंसेलोटी को इससे आगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना लेफ्ट ना राइट, ना आगे ना पीछे, उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको जो विनिंग है, जो टीम है, वो खिलाएगा वो, और वो तब तक खिलाता रहेगा जब तक उसकी दूसरी कोई ट्विक करने वाली जो टीम है ना, वो ना जीत जाए। मतलब वो अपनी टीम को खिलाता रहेगा जब तक उसकी कोई खुद की दूसरी बनाई हुई टीम उसको ना हरा दे। यानी कि मान लो कल को वेलवर्दे को मिडफील्ड में डाल के कुछ और नया रिजल्ट निकल जाए तो वो खिला ले जाएगा। और ये चीज सही भी है यार, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टार्टिंग 11 कौन सी है। अब बात करते हैं यहाँ पर गेम की। भाई देखो, रेसिज्म तो चल ही जाता है नेक्स्ट लेवल पे, रेसिस्ट कमेंट्स तो आ ही रहते, मंकी वंकी के नारे लग रहे थे, स्टेडियम के बाहर भी लग रहे थे, स्टेडियम के अंदर भी लग रहे थे। जो पुलिस की तैनाती है वो भी काफी ज्यादा थी। यहाँ पर स्पेन की पुलिस थी, वांडा की पुलिस थी, उसके बाद गाजियाबाद, यूपी, नोएडा, हरियाणा, सारी पुलिस वहीं पर इस समय तैनात थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी वो काफी ज्यादा टाइट थी। लेकिन तुमको पता है सिक्योरिटी एक तरीके से होता है, और फुटबॉल चैंट्स को अगर रोकना ही होता तो पुलिस वालों की कमी थोड़ी है, तो वो तो होता रहा था। अब इससे जो मामला था ना, वो कहीं ना कहीं हमको पिच पे देखने को मिल रहा था। जो दोनों ही टीम के प्लेयर्स थे, दे वर लाइक लिटरली हाई ऑन शिलाजीत, तो उनको लड़ना था। और जैसे मैंने स्टार्टिंग करा ना, मेरे को सही में अब फिगर होने लगी थी कि यार बेंजेमा को तो एक्चुअली में इंजरी के चक्कर में इस समय कहीं ना कहीं हमको स्टार्टिंग लाइनअप से नहीं देखने को मिल रहा। कोई और इंजर्ड हो गया ना तो एल पे एल लग जाएंगे हमारे। देख, हमारा KLPD हो जाएगा। मैड्रिड डर्बी गए तो सीना ऐसे चौड़ सीने में थे, लेकिन फिर वापस बहुत ही चुत के आएंगे। देखो यार, अब तुम में से जो रफ गेम पे ध्यान देगा ना, वो देखो, रफ गेम अलग चीज होती है, ठीक है, एक रफ गेम था। लेकिन कल हम जो ना एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से देखा था ना, दैट वाज लिटरली जस्ट वो जो एक इमोशंस होते हैं ना, हाई ऑन इमोशंस, वो होता है। अब ये चीज गलत है या सही है, अब देखो, गलत सही डिसाइड करने के लिए हम नहीं, रेफरी बैठा रखा है, और रेफरी को हमने नहीं,
इस बार एथलेटिको मैड्रिड ने खरीद रखा था। तो तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रेफरी थोड़ा सा मेरे को उधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा था, एथलेटिको मैड्रिड की तरफ। चाहे हम बाकी कार्ड्स की हम बात करें, टैकल की हम बात करें, काफी एंड मोमेंट पे मैड्रिड ने रफ खेलना बाद में ही स्टार्ट किया जब रोडिगर आ गया था। और वो भी मतलब पर्टिकुलरली रोडिगर की वजह से नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि लाइक खत्म ही कर दिया था, देयर वाज नथिंग। सबसे पहले तो हमने गोल कंसीड कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब रेड कार्ड और उसके बाद इस पूरे मामले में और प्लस एथलेटिको मैड्रिड आपको अटैक भी कर रही है, तो आप डिफेंसिव जाके आप कहीं ना कहीं रश खेल रहे हो। अब इस गेम के अगर पूरे सिस्टम की बात करूं ना, तो तुमको लगेगा कि रियल मैड्रिड ने डोमिनेट नहीं करा, बल्कि एथलेटिको मैड्रिड ने डोमिनेट करा, और ऐसा किया करने दिया जा रहा था। और ये चीज मैं तुमको बार बार हर मैच में बताता हूँ कि रियल मैड्रिड का गेम स्टाइल ऐसा है कि वो सामने वाले को पूरा मौका देते हैं कि ठीक है तेरे को जो आता है तू दिखा। और जब एथलेटिको मैड्रिड से कहा गया कि ठीक है तेरे को जो आता है तू वो दिखा, तो उन्होंने टैकल कर दिया। तो उनको टैकल करना ही आता है, इसे टैकल फ्रॉम बिहाइंड। अब ऐसे में यहां पर मैं तुमको एक चीज बताऊं, द प्रॉब्लम इज जो शाइनी चीज होती है ना, वो ये होती है कि एथलेटिको मैड्रिड ने पोजीशन तो रखी, लेकिन उन्होंने कोई चांस क्रिएट नहीं करे। हाँ, ये बात थी कि फर्स्ट हाफ की शुरुआत के अगर मोमेंट्स की हम बात करें तो दे वर टेकिंग चांसेस, चाहे हम यहाँ पर हेडर की बात करें, चाहे हम स्क्रीमर्स की बात करें, और ऐसे में कोर्तो को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर लास्ट गेम को 10 मिनट की बात करें तो देखो 2-0 से हार रहे हैं, मैड्रिड डार्बी चल रहा है, आप वांडा मेट्रोपॉलिटानो पे हो, मामला बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है, इंडिया डांस ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीन ये हो जाता है कि आपने अपने सारे अटैकर भी फेंक दिए, और ये वैसे भी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी एथलेटिको के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। इसलिए यहां पर लास्ट के 10 मिनट में भी रियल मैड्रिड खुल तो रही थी, और इट वॉज कि एथलेटिको मैड्रिड अब ऑफेंसिव फुटबॉल प्लस इंटेंसिटी ऊपर लेके जा रही थी। लेकिन रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, सबसे पहले तो देखो यार, मेरे को 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा पसंद है ना, वो ये है कि रियल मैड्रिड को आप पासिंग में बीट नहीं कर सकते। रियल मैड्रिड की जो टेक्निकलिटी आप उसको बीट ही नहीं कर सकते, मतलब कंजेस्टेड एरियाज में, हाई प्रेसिंग जोन में, और काफी ज्यादा माइन्यूट स्पेसेस जो होते हैं ना चैनल्स में, उसमें भी रियल मैड्रिड बहुत सही से पास करके निकल लेती है। मतलब इतनी तेज तो मेरे को लगता है वो लोग भी नहीं निकलते जिस होटल में छापा पड़ता है, जितनी तेज यहाँ पर प्रेसिंग जोन से रियल मैड्रिड पास करके निकल जाती है। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज जो काफी सही लगी वो थी चुआमेनी की परफॉर्मेंस, और ये चीज हमको आने वाले टाइम में कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अब लेजेंडरी कासिमिरो की हम बात करें तो वी ऑल नो कि कासिमिरो मतलब हमारी 22 टांगों का पता नहीं है, 20 टांगों का पता नहीं, उधर पक्का 19 टांगे रहती बस। अब हमको यहाँ पर कासिमिरो की एक चीज पता है, लेकिन एक ड्रॉबैक था कि उसकी क्रिएटिविटी की एक सीलिंग है। ये चीज चुआमेनी के साथ कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कार्लो एंसेलोटी। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप देखो, जब चुआमेनी, क्रूस और मॉड्रिच को खिलाते हो तो आप मॉड्रिच को थोड़ा हाई रखते हो, लेकिन आप टोनी क्रूस और चुआमेनी को आप एक दूसरे के साथ रोटेट करते रहते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि किसकी कैसी जरूरत है नंबर 6 पे, और दोनों की क्रिएटिविटी के मामले में कोई सीलिंग नहीं है। हाँ, चुआमेनी को आप फिर भी कह सकते हो कि वो थोड़ा थोड़ा और उसको उगाएंगे हम पानी वानी देके, लेकिन टोनी क्रूस का तो कोई मतलब ही नहीं यार। टोनी क्रूस तो मतलब शार्प शूटर है, तो ऐसे में हमारी जो क्रिएटिविटी नंबर 6 से होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, और ये चीज हमको बिल्डअप में काफी ज्यादा होगा। और यही हुआ कि जब चुआमेनी को मौका मिला, उसने मौके पे चौका करके चैनकुली की मैनकुली असिस्ट करा, रॉड्रिगो का बहुत ही क्लासी फिनिश, और उसके बाद हम सब ने देखा डांस ब्राजील डांस। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर हम दूसरे गोल की बात करें तो यार देखो, विनी का जो गेम स्टाइल है ना, मेरे को लगता है कि अब उसका सिग्नेचर हो चुका है कि ही इज गोइंग टू ओवरप्ले, जो कि आज नहीं तो कल देखो वो खुद ही कम कर देगा, या उससे कम करवा दिया जाएगा, या फिर एक्चुअली में हम बेंजेमा के बाद वो वापस से जो कनेक्शन है ना, केमिस्ट्री, वो हम देखने को देख सकते हैं। लेकिन उसका जो आई थिंक सिटी के अगेंस्ट चैंपियंस लीग का गोल आया था, जब फर्नांडिनो को उसने बीट कर दिया था, कल भी ऐसे ही हो गया था। वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर वेलवर्दे पे रिबाउंड आके वेलवर्दे ने गोल मार दिया, विच ब्रिंग्स मी टू दी वेलवर्दे ने आज तक कभी कंसेक्यूटिव गोल नहीं मारा, यहाँ पर उसका तीसरा गोल आया है, और सेम गोस फॉर रॉड्रिगो। और ये चीज हम तब देख रहे हैं जब बेंजेमा नहीं है। ये चीज बताता है कि यार एक्चुअली में बेंजेमा, जो कि बैलन डोर जीतने वाला है इस सीजन, पिछले सीजन का चैंपियंस लीग उसने हमारा बनाया, पिछले सीजन का पूरा सीजन उसने बनाया, अगर वो भी नहीं है और वो भी इंपॉर्टेंट था। देखो यार, ये बहुत लोग एल क्लासिको आ रहा है, दैट्स डेफिनेटली, देखो एल क्लासिको आ रहा है, वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों के लिए सीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट होगा, क्योंकि जो सेकंड बिगेस्ट मोमेंट होगा वो दूसरा एल क्लासिको होगा। ऐसे में काफी लोग समझते हैं कि ठीक है एल क्लासिको दिन दिखेंगे, एल क्लासिको, उससे पहले के जो बिल्डअप वाले डेज होते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमने उस बिल्डअप में परफेक्ट काम किया है। कार्लो एंसेलोटी ने 9 में से 9 गेम, ऐसा परफेक्ट सीजन हमारा 1970 से पहले से बाद नहीं आया। तो हमने बार्सिलोना पे ही प्रेशर बना के रखा है। हाँ, इवन दो बार्सिलोना अपना इंप्रेसिव फुटबॉल खेल रही है, रियल मैड्रिड अपना इंप्रेसिव फुटबॉल खेल रही है, और दोनों फैन बेस कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनकी टीम लिटरली दूसरी टीम से प्रेशर अपने पे ना ले ले, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अपना बखूबी काम कर रही है। हाँ, ये है कि जो बार्सिलोना का पहला गेम उन्होंने स्लिप कर दिया था रायो वायोकानो के अगेंस्ट,
उसी का वो करने कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी बहुत बड़ी चीज़ है, सब अच्छा खेल रहे हैं, वाल्वर्दे अच्छा खेल रहा है, रॉड्रिगो अच्छा खेल रहा है, विनीसियस अच्छा खेल रहा है, तो कल को जब करीम बेंजेमा आएगा तो सिस्टम क्या होगा? आप देखो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, आप जब अटैक लाइन को देखते हो तो आपको उससे भी इंप्रेस होते हो, आप मिडफील्ड में देखते हो तो आप उस पर भी ज़्यादा इंप्रेस होते हो कि यार अभी तो उसमें चुआमेनी भी आना है, अभी तो उसमें कामाविंगा भी आएगा, इसमें वाल्वर्दे को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं जो दो चीज़ स्प्रेड कर रहा हूँ वो मेरे को ये लगती है कि देखो, आप रॉड्रिगो गेम को फिर से सील करके आप यहाँ पर उसका गेम टाइम लिमिट कर दोगे, जिसका रीजन ये होगा कि बेंजेमा अपनी पोजीशन पे जाएगा और वाल्वर्दे अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा। इसका फायदा ये होगा कि जब आप ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो जो कि हाई इंटेंसिटी टीम होती है, तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर रख सकते हो उस मिडफील्ड 3 में, तो आपको नंबर्स मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली 4-4-2 में आप यहाँ पर डिफेंड कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर है कि अगर आपको अल्ट्रा ऑफेंसिव जाना है तो आप वेलवर्दे को मिडफील्ड में लाके रॉड्रिगो को वहीं पर ही और बेंजेमा को अपनी पोजीशन पर रख के आप बिल्कुल प्रॉपर 4-3-3 के साथ खिला सकते हो। मैं पर्टिकुलरली वेलवर्दे एट द राइट विंग में ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि दो चीजें मेरे को पता चल गई हैं कि वेलवर्दे सिर्फ एक डिफेंसिव और नंबर ऑफ वर्क रेट नहीं दे सकता, वो क्रिएट कर सकता है, वो असिस्ट कर सकता है। कितने असिस्ट हमने देख लिए चैंपियंस लीग फाइनल से लेकर अब तक हम देख रहे हैं। करीम बेंजेमा के एब्सेंस में हमने उसकी शूटिंग एबिलिटी भी देख ली और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमने उसका वर्क रेट भी देख लिया, हमने उसका पासिंग सेंस भी देख लिया, हमने उसकी कनेक्टिविटी भी देख ली और हमने उसका पैशन भी देख लिया। तो डेफिनेटली वेलवर्दे सारी चीजों को टॉप करता है। ऐसा नहीं है कि रॉड्रिगो बुरा खेलता है, लेकिन ये चीज है कि आप इस समय कहां पे ज्यादा सैक्रिफाइस कर कॉम्प्रोमाइज करके आप मैक्सिमाइज जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारी टीम के परफॉर्मेंस है, वो आप कैसे मैक्सिमाइज यहाँ पर कर सकते हो। मेरे को लगता है कि ये वाला तरीका ज्यादा बेटर होगा कि आप वेलवर्दे को पिच पे रखो। ओवरऑल ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इंटरनेशनल ब्रेक में हम लिटरली, मतलब मैं सही बताऊं तो मैड्रिड डर्बी के अलावा पिछले बेंजेमा के एब्सेंस में सारे मैचेस में मेरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव और थोड़ा सा केयरफुल था कि नहीं, डगमगाते हुए बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए डगमगाते हुए बिल्कुल नहीं जाना है। बिकॉज बार्सिलोना के अगेंस्ट यू नीड योर परफेक्ट टीम। वो भी परफेक्ट रिकॉर्ड निभा के जा रहे हैं। हाँ, उनके लिए डेंट आ गया है बायर्न के अगेंस्ट, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनको पार्शली करेगा कि हाँ ठीक है, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अब बार्सिलोना बॉटल नहीं करेगी या वो नहीं करेगी या वो नहीं करेगी, या अपसेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना हरा नहीं सकते। और सेम रियल मैड्रिड के साथ मैं देखना नहीं चाह रहा था, इवन दो अब रियल मैड्रिड ने परफॉर्मेंस अच्छी निकाल दी है। तो काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है आने वाले जो 15-20 दिन है। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या करीम बेंजेमा स्टार्टिंग 11 में वापस आके अपनी परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।